हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया लेसन पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले क्या होता था कि इसमें कंपाउंड्स भी होते थे, उसमें प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग पढ़ते थे। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ एलिमेंट के बारे में है। ठीक है। इसमें जो पहला है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरा है केमिकल प्रॉपर्टी और चौथा है यूनिक बिहेवियर यानी एब नॉर्मल एनोमैलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। कौन से? सभी ग्रुप के पहले एलिमेंट के। ठीक है ना। तो आइए हम लोग पी ब्लॉक को शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे कॉर्नर में ये क्या है? ये पी ब्लॉक आपका है। बाकी इधर लेफ्ट में क्या है? एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और नीचे होता है एफ ब्लॉक। ये आपको पता होगा। ठीक है ना। तो इसमें हमारे जो सिलेबस में है वो क्या क्या है? सबसे पहले इसका एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर जनरल ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, और इसके बाद जनरल ट्रेंड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, और लास्ट आपका टॉपिक है यूनिक बिहेवियर यानी एनोमैलस बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही सब अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो उन एक्सेप्शन को ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर का रीजन आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो ये लेसन आपका अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपके सारे सही होने लगेंगे। तो आइए पी ब्लॉक को शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब सेल या फिर ऑर्बिटल या फिर सेल। यानी इसमें एस में कितने होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कहते हो 1s2 2s2 ऐसे हम लोग करते थे। ठीक है ना। वही इसमें सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता भी होगा, है कि नहीं। तो ये पता कैसे करेंगे ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 वाला लिखेंगे और देखेंगे अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर एस में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक का, डी में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक का, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। हमें पढ़ना है पी ब्लॉक के बारे में। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है NS2। ठीक है ना। और NP, इसमें 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। N क्या है? आउटर मोस्ट सेल है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में एक देख लिया जाए, है कि नहीं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 कैसे लिखेंगे? 1s2 और यहाँ लिखेंगे 2s2 तो कितना है 7, 2 और 2 4, कितना बचा 2p3। तो ये देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? p में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसके लास्ट वाले सेल में s में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2। ठीक है ना। तो इस p वाले में 1 से लेकर के 6 से इलेक्ट्रॉन के बीच हो सकता है। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है। इसमें जो सबसे मेन काम है वो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। इसका पी ब्लॉक में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट वाले सेल का जो s इलेक्ट्रॉन है यानी s सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। ठीक है ना। वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यही क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब क्या है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करना। पेयर का मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे क्या होता है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर वाला होता है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना। लोअर हायर कैसे पता करेंगे? आइए देखिए, जैसे आपने कहा ये फास्फोरस है। ठीक है ना। इसमें देखिए नप अस सब बी। ठीक है ना। तो भाई फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 तक जा सकता है क्योंकि इसके पहले सेल में 5 आएंगे। तो यहां पर देखिए इसका लोअर क्या होगा? इसमें से 2 कम कर देना है। क्या कम कर देना है? 2 कम कर देना। क्यों? क्योंकि NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो 2 कम कर देना, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा +3। तो ये हो गया आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हो गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सभी ग्रुप में पी ब्लॉक में सब में वो स्टेबल हो जाएगा। लोअर कैसे पता करेंगे? हायर। यानी हायर कैसे पता करेंगे? जो मैक्सिमम बैलेंस सेल है, ठीक है ना, उससे 2 कम कर देना NS इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो हो जाएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गया ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट काफी स्टेबल हो जाएगा। तो कहां लगाएंगे? सब जगह मत लगाना। कहां लगाएंगे? 6 पीरियड में लगाएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां लगाएंगे? 6 पीरियड में। पीरियड जानते हैं ना, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं
तो ऐसे ऐसे चलते ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, 4, 5, 6 में लगाएंगे, ठीक है ना। 7 तो वैसे भी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, तो 6 में आप लगाएंगे, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये थैलियम है +1 और थैलियम +3, कौन स्टेबल? भाई बोरान फैमिली का है ना, तो भाई थैलियम के क्या होगा, +1 और +3, लोअर क्या हो गया, +1, तो थैलियम +1 क्या है, ज्यादा स्टेबल है, थैलियम +3 से ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट पेयर इफेक्ट को जरूर कंसीडर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला है एनोमैलस बिहेवियर। तो एनोमैलस बिहेवियर में जितने भी ग्रुप के सब एलिमेंट हैं उनके नाम आप देख लीजिए। जैसे आपके बोरान फैमिली ग्रुप 13 में आएगा बोरान, कार्बन फैमिली ग्रुप 14 में आएगा कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली इसमें ग्रुप नंबर 15 आएगा नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 16 हो जाएगा ऑक्सीजन, 17 में आएगा फ्लोरीन। तो ये जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है सभी ग्रुप के, इनका जो बिहेवियर है वो यूनिक है, एंटीक है, एबनॉर्मल है, एनोमैलस है, ठीक है ना। तो इनका रीजन भी समझना है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है, आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम नीचे चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है ना। यानी पहले वाले का एटॉमिक साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसके पास सबसे बड़ी खास बात क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का रीजन ही बनेगा। जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। कैसे पता करेंगे डी ऑर्बिटल, आइए लिख के देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का लिखा था आपने, क्या था, 1s2 2s2 2p कितना था 3। तो अब बताइए क्या इसके आगे 2d आएगा, नहीं, बोलो हाँ ना, क्योंकि s की शुरुआत 1 से, p की शुरुआत बोलो 2 से, 3d की शुरुआत कहां से होती है, थर्ड सेल से, और f की शुरुआत 4th सेल में। तो ये सेकंड सेल है इसलिए d इसमें नहीं आएगा। d कहां से आएगा, थर्ड सेल से आएगा, समझ गए ना। चलिए तो इस रीजन को और जरा क्लियरिफाई करते हैं। तो इसमें क्या है, एनोमैलस बिहेवियर में क्या है, सबसे पहला वेरी स्मॉल साइज, इसका पहला रीजन है। दूसरा है इसका साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है। ये मालूम होगा किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना। तीसरा फैक्टर क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चौथा फैक्टर क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये सब पे काम करेगा, जितने भी एनोमैलस बिहेवियर वाले क्वेश्चन होंगे उनके सब में ये रीजन काम करेंगे, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ बोरान। बोरान के बारे में पढ़ना है कि इसमें क्या क्या एनोमैलस बिहेवियर है। तो सबसे पहला जो एनोमैलस बिहेवियर है वो क्या है, बोरान कैसा है, नॉन मेटल है, बाकी सब क्या है, मेटल है। अब बोरान में आइए नीचे, तो कौन कौन आएंगे, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है ना। तो ये कैसा है, नॉन मेटल, बाकी सारे क्या है, मेटल है, ठीक है। बोरान जो है डज नॉट फॉर्म +3 आयन, क्यों, क्योंकि इसका आयोनेशन एनर्जी क्या है, बहुत हाई होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो बोरान अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये थोड़ा मुश्किल काम है, नहीं बनाता है, ठीक है। पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बोरान जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बहुत ही पुअर होता है। बाकी एल्युमिनियम तो आप जानते होंगे बहुत ही बेहतरीन कंडक्टिविटी शो करता है। और बोरान ओनली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम भी बनाता है, बाकी सब आयनिक बनाते हैं। इसके अलावा बोरान का कलर होता है ब्लैक इन कलर, कैसा होता है, ब्लैक इन कलर, काला काला, समझ गए ना भाई। चलिए अब आगे इसके अगली जो प्रॉपर्टी है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जैसे मान लिया बोरान ने बनाया तो क्या बनेगा, B2O3, ये जान पा रहे हो कैसे बना, क्रिस क्रॉस कराते थे हम लोग क्लास 9th में। तो बोरान की वैलेंसी हो गई 3, ऑक्सीजन की हो गई 2, ठीक है ना। तो 9th में पढ़ा होगा, क्रिस क्रॉस कराना है, फार्मूला बनाना है, तो ये बन जाएगा B2O3। ऐसे सभी बनेंगे, ठीक है ना। ऐसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, इंडियम का ऑक्साइड और थैलियम का ऑक्साइड। तो बोरान का ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है। बाकी आप देख पा रहे हैं ये एम्फोटेरिक है और नीचे वाले कैसे हैं, बेसिक है। यानी एसिडिक करैक्टर ऊपर से नीचे यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है, कम होता है, घटता है, समझ गए ना।
तो बोरान क्या है, इसका ऑक्साइड एसिडिक है, बाकी सब बेसिक और एम्फोटेरिक है, तो ये अलग टाइप का बिहेवियर है। अगला देखिए, बोरान की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाता है। ऐसा कैसे? जैसे मान लिया बोरान ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो ये क्या बनाएगा, बोरान हाइड्राइड, ये बनेगा ना, ये देखिए बोरेन बनाता है। अब इसमें बोरान ने जब बॉन्ड बनाया होगा तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। होना कितना चाहिए, 8। अकॉर्डिंग टू लेवाइस एंड कॉजल कितना होना चाहिए, 8 है, कितने 6, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं, डाइमर बना लेते हैं ताकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन जब कम है तो ये क्या करेगा, ये बोरेन के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और ये डाइमराइज करके बनाएगा क्या, B2S6, और इसका नाम है डाइबोरेन। अब इससे फायदा क्या हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये क्या बनाते हैं, बनाना बॉन्ड, इस फैमिली की खास बात है, क्या बनाते हैं, बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसे बनाते हैं, आइए जरा एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपका हो गया बोरान, इधर वाला बोरान, और इसके साथ आपने हाइड्रोजन लगा दिए 3, ये 3 लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए पहले वाले बोरान का भी इलेक्ट्रॉन कम है, दूसरे वाले का भी कम है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको शेयर करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इनको शेयर करेगा, तो जो फाइनल फोटो बनेगा वो ऐसा बनेगा, B और यहाँ पर B, यहाँ पर बनेगा H, इधर भी आपका बनेगा H, और ये H के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इन दोनों को शेयर कर दिया गया है, और इन दोनों को शेयर कर दिया तो ये ऑर्बिटल लुक लाइक बनाना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। या फिर इसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। 3 सेंटर्ड कैसे है भाई, यहाँ पर देखिए 3 सेंटर्ड कैसे है, एक तो बोरान का सेंटर, दूसरा हाइड्रोजन का, फिर तीसरा बोरान, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ गए ना। और इसकी जो बोरान की मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 4 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 4। जैसे आपने सुना होगा BF4 और ऊपर माइनस, यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। जबकि बाकी जो अदर मेंबर है उनकी वैलेंसी 6 हो सकती है। कैसे, उनके नीचे वाले में d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, 6 तक जाएगा। लेकिन ये बोरान के पास d ऑर्बिटल है नहीं, तो मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम 4। वैसे नॉर्मल कितनी होती है, 3, मैक्सिमम 4। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। तो बोरान का भाई सबसे ज्यादा बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ बोरान, यानी बोरान के 12 एटम मिल करके आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। बाकी आप जान चुके हैं ये कैसा होता है, ब्लैक इन कलर। बाकी सब मेंबर कैसे होते हैं, व्हाइट या सिल्वरी व्हाइट होते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा जो कोवैलेंट नेचर है ये कोवैलेंट बनाते हैं। बाकी नीचे वाले ज्यादातर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। कोवैलेंट बनाने के पीछे रीजन क्या है, जितना छोटा साइज होगा वो ऑर्बिटल को अच्छे से ओवरलैप कराएगा, बॉन्ड कैसा बन जाएगा, कोवैलेंट, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। पहला किसका पढ़ा, बोरान का, अब पढ़ेंगे कार्बन का, ठीक है। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन आपने सुना होगा डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है, C डबल बॉन्ड O बनाता है। तो भाई कार्बन का p ऑर्बिटल और दूसरे वाले का p ऑर्बिटल आपस में जब पाई बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, p पाई बॉन्ड, ठीक है ना। एक से ज्यादा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। जैसे एल्कीन में सुना होगा, एल्डिहाइड कीटोन में, एल्काइन में, ये सब बनाते हैं। दूसरा क्या है, मैक्सिमम एल्लोट्रॉपी। एल्लोट्रॉपी मतलब समझते हैं एक ही एलिमेंट के कई सारे फॉर्म्स पाए जाएं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं एल्लोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के एल्लोट्रॉप्स के नाम सुना होंगे, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, बोलो कोल यानी कोयला हो गया, ठीक है ना। तो ये सब इनके एल्लोट्रॉप्स होते हैं। और ये ग्रेफीन को याद रखना, इसका एल्लोट्रॉप है, चारकोल को याद रखना, इसका एल्लोट्रॉप है। तो इसमें मैक्सिमम एल्लोट्रॉपी पाई जाती है कार्बन में।
चलिए आगे, इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं कार्बन के वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, है कि नहीं, क्योंकि साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर अच्छा होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो इनके हाइड्राइड्स क्या होंगे, स्ट्रांग होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम कैटेनेशन पावर, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ चेन और रिंग, या तो चेन बना लेगा या तो रिंग बना लेगा। बहुत सारे कार्बन जुड़ करके चेन बनाते हैं, बहुत सारे कार्बन जुड़ करके चेन रिंग भी बना लेते हैं, इसको बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है ना। जैसे बेंजीन की रिंग में देखा होगा, ठीक है ना, रिंग के फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्बन आपस में ब्रांचिंग करके भी चेन भी बना लेते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है कैटेनेशन, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है भाई, मैक्सिमम कैटेनेशन। आगे की बात करेंगे तो जो ऑक्साइड्स हैं जैसे CO2, ठीक है ना, कार्बन का जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। बाकी सारे ऑक्साइड देखिए SiO2 ये सैंड में पाया जाता है, ये भी एसिडिक होता है, ठीक है। बाकी जैसे नीचे चलेंगे ये सब क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक, क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कार्बन का जो मोनो ऑक्साइड है ये न्यूट्रल है। इसके अलावा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसके पास d ऑर्बिटल होते नहीं है। बाकी कार्बन के परिवार के बाकी जो नीचे वाले मेंबर हैं उनके पास d ऑर्बिटल होता है, वो अपनी वैलेंसी एक्सपेंड करके 6 तक जा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे SiF6, ठीक है। आगे की बात करते हैं भाई, अगला है कार्बन की जो कैटेनेशन पावर है, वो भी हमने बात किया, सबसे ज्यादा कार्बन में होती है, बाकी सब में क्या होती है, कम होती जाती है। कैटेनेशन क्या है, चेन या फिर रिंग बना लेते हैं, ठीक है ना। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूनिक बिहेवियर शो करता है, बहुत सारे कंपाउंड कार्बन के पाए जाते हैं, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करेंगे हम लोग, अगला है एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में क्या है, इसमें सबसे पहले तो खास बात क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। इसमें जो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, नाइट्रोजन के एसिडिक होते हैं। बाकी भी ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक करेक्टर नीचे घटता जाता है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी कितनी हो सकती है, नाइट्रोजन की 4। अमोनियम में देखा होगा 4 बॉन्ड बनाता है, बाकियों का इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, 6 तक जा सकती है, 5 तक जा सकती है, क्योंकि इसके बैलेंस में क्या होता है 5 PCl5, ठीक है ना। तो ये जैसे बैलेंस के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अपनी वैलेंसी बढ़ा सकते हैं अगर d ऑर्बिटल है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है इनके जो कंपाउंड्स पाए गए, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, यानी हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं, अपने नाइट्रोजन जैसे अपना H के साथ जुड़ा तो क्या बना लिया, अमोनिया, तो ये हाइड्राइड हो गया, ठीक है ना। तो अमोनिया इज हाईली बेसिक, अमोनिया क्या है, बहुत ही बेसिक होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा है, एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। जैसे NH3 और PH3 में ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा बेसिक कौन है, तो आप कहोगे अमोनिया। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा है, ठीक है ना। अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी। मान लिया फास्फोरस होगा तो इसका ऑर्बिटल बड़ा होगा, और बड़े ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर कम होगा। जब छोटा है तो इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फास्फोरस, इसलिए अमोनिया फास्फीन से क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है ना। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है नाइट्रोजन की, वो लो कैटेनेशन पावर होती है, बहुत ही कम कैटेनेशन पावर होती है। तो नाइट्रोजन सो वेरी लो कैटेनेशन एज कंपेयर टू अदर ग्रुप। इनके रीजंस आप बहुत ही ध्यान रखेंगे। सबसे पहला रीजन क्या है, लोन पेयर रिपल्सन, यानी नाइट्रोजन अगर जुड़ भी जाए, बहुत सारे रिंग चेन बनाए, तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर का रिपल्सन होता है। दूसरा, इनका जो सिंगल बॉन्ड है ये काफी वीक होते हैं लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, और इनका साइज भी छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से ऑर्बिटल छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए बाकी जो अदर मेंबर है उनकी कैटेनेशन पावर अच्छी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की जो खास बात है, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, क्या बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन का आपने सुना होगा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन का भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, तो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन एनर्जी इनकी हाई होती है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और नाइट्रोजन कैसा है, डाई एटॉमिक गैस है, कैसा है, डाई एटॉमिक गैस है। इस परिवार के बाकी लोग क्या होते हैं,
क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे P4 क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस होता है। अगला है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब है ऑक्सीजन के बारे में, इसकी एबनॉर्मलिटी क्या है। तो जो सबसे पहली एबनॉर्मलिटी है इसकी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, बट मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 हो सकती है, बाकी अदर मेंबर क्या हो सकते हैं, 6 तक जा सकते हैं अपनी वैलेंसी बढ़ा के, ठीक है ना। इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे वाटर क्या है, लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और इसी के परिवार का H2S क्या है, गैस है, क्योंकि वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, इनको याद कर लीजिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। शर्त क्या है, इनके साथ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन होना चाहिए, शर्त ये है। यानी इसके साथ H लगा हो, O के साथ H लगा हो, N के साथ H लगा हो, तभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का किसमें होता है, OF2 में। क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन तो भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो F का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -1 आएगा, इसका निकालोगे ऑक्सीजन का +2 आएगा, सही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑक्सीजन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिस्टम है या कैटेनेशन पावर है वो क्या कहता है, इसको जरा देखें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का रीजन क्या है, इसकी वजह से क्यों बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो H के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अच्छे से खींच लेता है और वीक फोर्स डेवलप करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड से इसके क्या बेनिफिट हो जाएंगे भाई, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है इसका भी कैटेनेशन पावर कम होती है सल्फर से। क्यों ऐसा, वही सारे रीजन से। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, और ये लोन पेयर क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, इसलिए ये कैटेनेशन इनकी पावर बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो, ऑक्सीजन जो होता है O2 ये पैरामैग्नेटिक है, बाकी इसके जो अदर मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। बस ऑक्सीजन के नीचे जो H2 आता है, वैसे सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, इस फॉर्म में पाया जाता है, क्राउन शेप, पकड़ स्ट्रक्चर, यानी क्राउन शेप पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका डायामैग्नेटिक होगा, लेकिन अगर सल्फर H2 वेपर बनाया जाए तो ये भाई पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे पता चलेगा पैरामैग्नेटिक है, आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें इस प्रकार का आप बॉक्स बनाते थे, याद है ना। तो ये बॉक्स में इलेक्ट्रॉन जब भर के देखेंगे तो यहाँ पर क्या आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते, इसलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक है। O2 और H2, बाकी सब क्या है, डायामैग्नेटिक है। और ऑक्सीजन क्या है, O2 गैस है, बाकी सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बस ये H2 वेपर को छोड़ करके, समझ गए बात ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का एनोमैलस बिहेवियर क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहला है नो पॉलीहैलाइड आयन। पॉलीहैलाइड का मतलब सुना होगा, जैसे I3-, यानी बहुत सारे हाइड्रोजन्स आपस में जुड़ करके कैटायन या एनायन बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीहैलाइड आयन। फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता है, समझ गए क्यों, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं बनाते हैं पॉलीहैलाइड, बाकी लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है लिमिटेड ऑक्सो आयंस। इनके ऑक्सो आयंस बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड का मतलब एक ही है, OF2 ऊपर 2-, ये भी बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं और हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। बाकी सब ऑक्सो एनायंस बनाते हैं। इनके जो फ्लोराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, हार्ड होते हैं, और क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बाकी सब कोवैलेंट करैक्टर शो करते हैं अकॉर्डिंग टू फजान रूल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आयनिक सॉलिड, जैसे आप देखिए सोडियम का NaF,
इसी के नीचे लीजिए सीजियम का F, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका जो फ्लोराइड है वो किस नेचर का होगा। बस इसको ध्यान रखना है, आयनिक होते हैं। बाकी फजान रूल से हम समझ सकते हैं कि बाकी सब क्या होंगे, कोवैलेंट नेचर शो करते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, आयनिक होता है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। जो फ्लोरीन है उनका हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे F बनाएगा फ्लोराइड, Br क्या बनाएगा ब्रोमाइड, I क्या बनाएगा आयोडाइड। तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ठीक है ना। ये बहुत काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें पूछता है बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, HF, HCl, HBr या HI, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि HF क्या है, ज्यादा एसिडिक है। तो आइए इसको समझते हैं। यानी जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो भैया उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा, यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और जो जितनी जल्दी ब्रेक हो जाए भैया वो क्या करेगा, H+ देगा, और जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना ही अच्छा एसिड माना जाता है। तो इस ट्रेंड को याद रखेंगे। HI क्या है, अपने इस ग्रुप में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है ना। इसके बाद जो फिजिकल स्टेट है वो HF किस स्टेट में होता है, लिक्विड। क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी सब H बॉन्डिंग बनाते नहीं है, ठीक है ना, तो वो सब गैस होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगर किसी ने H बॉन्डिंग बनाया तो वो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्टिविटी, तो भाई ये ध्यान रखेंगे इसके कोई ऑक्सो एसिड नहीं पाए जाते, फ्लोरीन का कोई ऑक्सो एसिड नहीं पाया जाता, ठीक है ना। फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्सो एसिड लाइक HOF ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी सब क्या बनाते हैं, ऑक्सो एसिड बनाते हैं, जैसे HClO4 हो गया, ये सब बनाते हैं, फ्लोरीन नहीं बनाता है, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन मेक इट अनेबल टू एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड, क्योंकि ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कंपाउंड में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होना इसका संभव नहीं है, और इसी वजह से ये ऑक्सी एसिड नहीं बनाते, ठीक है ना। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो सिर्फ -1 होता है, ठीक है, बाकियों का प्लस में भी जा सकता है, +1, +3, +5, +7, लेकिन फ्लोरीन का सिर्फ -1। अब वो अलग बात है, F2 है, एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है, ठीक है ना, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, इसका सिर्फ -1 होता है, बाकी +7 तक जा सकते हैं। जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, क्लोरीन का +7 आएगा, यहाँ भी निकाल कर देख लीजिए +7 आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कंपाउंड में। चलिए तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेंगे, तो फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करना, गेन करने का मतलब रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन क्या है, अपने ग्रुप में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। इनका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इसका ट्रेंड ये है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, देन आएगा आयोडीन, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसका रीजन कभी पूछ ले ऐसा क्यों हो रहा है, तो F बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ये देखिए फ्लोरीन का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें होता है इंटर आयोनिक रिपल्सन, और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, इनका साइज भी छोटा होता है, इसलिए F का जो बॉन्ड है वो वीक होता है, समझ गए ना, वीक होता है। इसके अलावा जैसे एग्जांपल अगर चेक करा जाए, क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका बॉन्ड स्ट्रांग है, तो आप कहेंगे क्लोरीन का क्यों नहीं है, वही स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड वीक होता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। आगे की बात करते हैं, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। यहां से काफी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, तो उसको ध्यान से समझना है। तो जनरल ट्रेंड में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। इसमें भैया एक्सेप्शन का बोलबाला है, एक्सेप्शन बहुत ही ध्यान रखेंगे,
भाई जिसका रीजन आपको समझ में आ जाए, पता चल जाए, उसे रीजन को समझने का प्रयास करेंगे, और जो रीजन नहीं समझ में आएगा तो उनका ट्रेंड कम से कम याद करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं फिजिकल ट्रेंड के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो फिजिकल ट्रेंड है वो है ग्रुप 13 एलिमेंट का, ठीक है ना। तो ग्रुप 13 एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है, ये बहुत ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बोरान, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर क्या आ रहा है, देखिए ऐसे चलते ना, बल गा इंटल, ठीक है ना। तो बोरान के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद गैलियम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फिलहाल आपको ये ट्रेंड बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इनके एटॉमिक रेडियस, ये तो भाई नॉर्मल ट्रेंड है, लग रहा होगा है कि नहीं। तो जैसे आप कहेंगे पहले बोरान आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर गैलियम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बोरान के बाद सीधे सीधे क्या आ रहा है, गैलियम आ रहा है। क्या आ रहा है, गैलियम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी वजह से इसका साइज क्या हो गया, एल्युमिनियम का बड़ा है, और इसमें क्या हो गया, इसका साइज छोटा है। इसको ध्यान रखेंगे, डी कॉन्ट्रैक्शन जैसे। चलिए आगे देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें भी देखो एक्सेप्शन है, बोरान का कोसाहेड्रल है, सबसे ज्यादा है, उसके बाद इन सब का होना चाहिए, लेकिन हो किसका रहा है, थैलियम का। किसका हो रहा है, थैलियम का। भाई इसमें स्ट्रक्चर का भी रोल होता है, स्ट्रक्चर अगर अच्छा है या स्ट्रक्चर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो उससे भी इसकी IE बढ़ सकती है। फिलहाल आपको ट्रेंड पर बहुत फोकस करना है। डेंसिटी देखिए क्या है, बल गा इंटल, ये तो नॉर्मल है, इसे आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत पूछा गया भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखेंगे, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है, एल्युमिनियम का, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है ग्रुप 14 की फिजिकल प्रॉपर्टी। वही फिजिकल प्रॉपर्टी में IE, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब है। चलिए तो इसकी बात करते हैं कार्बन फैमिली में। तो एटॉमिक रेडियस देखिए, का सी गे सन पप, ये नॉर्मल ट्रेंड है। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, का सी गे, ये देखिए PV का ज्यादा हो गया SN से, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत पूछा गया है, ठीक है ना। इसका एक्चुअल ट्रेंड ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इससे आप याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन की, फिर लेड की, ठीक है ना, उसके बाद सिलिकॉन की, और इनकी और जर्मेनियम और SN क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, का सी गे, ये देखिए PV की ज्यादा हो गई, SN की कम हो गई। तो ये सब ट्रेंड है, इनको ध्यान रखना है, अच्छे से ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए इसके बाद डेंसिटी कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, का सी गे सन पर, ये नॉर्मल ट्रेंड है कि नहीं, डाउन द ग्रुप बढ़ती है। इसके अलावा देखिए कार्बन के एलोट्रॉप की भी डेंसिटी दे रखी है, जैसे ग्रेफाइट की होती है 2.2 और डायमंड की होती है 3.5, ध्यान रखेंगे भाई। ये पूछता है कि भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 और ग्रुप 13 में किसका ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे ग्रुप 14 का। क्यों, क्योंकि ग्रुप 14 में कोवैलेंट करैक्टर ज्यादा। क्यों, क्योंकि ग्रुप 14 के बैलेंस सेल में 4 आएगा, और ग्रुप 13 के बैलेंस सेल में क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे की बात करेंगे, अगला है 15, ग्रुप 15 की बात करेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन का परिवार है कि नहीं। इसमें देखिए सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, तो नब अस सब बी, पहला ट्रेंड नॉर्मल है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, नब अस सब बी, ये भी नॉर्मल है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नब अस सब बी, इनकी लगभग सेम होती है, ध्यान रखेंगे। मेटेलिक करैक्टर, नब अस सब बी, ये भी नॉर्मल है, ऊपर से नीचे चलने पर मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है, डेंसिटी नब अस सब बी, ये भी नॉर्मल है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बहुत ध्यान रखेंगे भाई, ये बहुत पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा और सैनिक की होती है, ठीक है ना। और अगर बॉइलिंग की बात कर, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे किसकी होती है, SB की। SB क्या है, SB एंटीमनी, इसको ध्यान रखेंगे। ये दो ट्रेंड नीचे वाले आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड क्या है, O से T, ये तो नॉर्मल है।
फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, O से T, ये भी नॉर्मल है भाई, ये तो आपको पता होगा ना, टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है नॉर्मल ट्रेंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखिए O से T, ये भी नॉर्मल है। इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी O से T, ये भी नॉर्मल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ध्यान रखेंगे, ये देखिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी से क्या होती है, ज्यादा होती, होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन का। फिर वही बात की, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इस वजह से नहीं लेता है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। सल्फर की सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, ध्यान रखेंगे। डेंसिटी का ट्रेंड नॉर्मल है, O से T, यानी ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है। चलिए आगे की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 17, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनकी जरा बात कर लें तो फ्लोरीन का कलर कैसा होता है भैया, पेल येलो, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, आयोडीन का वायलेट कलर होता है, ठीक है। अब इसका कलर का अगर रीजन पूछेगा तो क्या है भाई, ये आप MOT से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आपने ये बॉक्स बनाए होंगे इस टाइप का, तो इसमें क्या आता है, होमो और लूमो, ठीक है ना, हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा आता है लूमो, लोवेस्ट, ये हो गया हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नीचे वाला लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होमो और ल्यूमो में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, और होमो ल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से ये हैलोजेंस क्या होते हैं, कलर शो करते हैं। इसका रीजन ध्यान रखेंगे, कलर शो करने का रीजन क्या है, होमो टू लूमो ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। अगला है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉर्मल ट्रेंड है। एटॉमिक रेडियस भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ता है, नॉर्मल ट्रेंड है। आयोडेशन एनर्जी भाई फ्लोरीन की ज्यादा, फिर कम क्लोरीन, फिर कम ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये नॉर्मल ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसमें होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन होता कहाँ है, क्लोरीन का। बस इसके बाद कौन है, फ्लोरीन का, इसको ध्यान रखेंगे। इसके पहले वाले में देखिए चेंज हो गया था ऑर्डर, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एकदम नॉर्मल ट्रेंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। इसके अलावा जो बॉन्ड लेंथ है, ये तो आपको पता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ये भी नॉर्मल ट्रेंड है। बॉन्ड एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन का। फ्लोरीन का आएगा कहाँ, आयोडीन के जस्ट पहले। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर ऐसा पूछे हो क्यों रहा है, तो भैया फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक है ना। तो ट्रेंड को बहुत ही ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट है ग्रुप 18 एलिमेंट, ये तो आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, पानी में हल्का हल्का घुलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 18 की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये ट्रेंड आप याद रखेंगे, देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन। तो ये ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का भी है, इधर ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट का, सॉल्युबिलिटी का, डेंसिटी का, एटॉमिक रेडियस का सेम ट्रेंड है। बस आपको ध्यान रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, वैसे भी आपको याद होगा, हे, फिर ने, फिर अर, फिर कर, फिर जी, फिर रन, हे, ने, अर, कर, जी, रन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। ऐसा क्यों है, क्योंकि हीलियम भाई सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है इसका, मुश्किल है, इसीलिए इसका IE हीलियम का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये अच्छा ट्रेंड है, इसको ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें सबसे ज्यादा नियान की होती है और सबसे कम हीलियम की, ये बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाकी तो ठीक है, इनकी वैल्यूज को आप याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो इसका कंपाउंड बनाया गया जिनॉन का, इनर्ट गैस का, वो क्या था, XePtF6 ऊपर प्लस, किसने बनाया था, बार्टलेट ने। क्या बनाया था, बार्टलेट ने। हालांकि आपको ये पता होगा कि ये इनर्ट होते, लेकिन फिर भी इसको बनाया जा सकता है। जिनान के बहुत सारे कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते भी हैं, ठीक है ना।
ये क्या करते हैं, इनके अंदर होती है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, व्हेन आयनाइज प्रोड्यूस कलर लाइट, व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास थ्रू देम, ठीक है ना, एट लो प्रेशर, यूज इन नियॉन साइन एंड लाइटिंग। नियॉन के लैंप भी आते हैं, इसमें कलर वाले बल्ब लगे होते हैं ताकि इसमें कलर दिखता है चमकता हुआ, देखा होगा नियॉन लाइट। चलिए आगे की बात करते हैं। फिर आता है जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टी में ग्रुप 13 के एलिमेंट के, 14 के, 15 के, 16 के, 17 के और 18 के, इनके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उनका रिएक्शंस, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है, किससे रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो आइए आगे बात करते हैं। ग्रुप नंबर 13, ठीक है ना, की बात करेंगे तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी अगर ग्रुप नंबर 13 की बात करेंगे तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब आते हैं। अगर ये ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। किस टाइप को बनाते हैं, M2O3। इसमें से अभी आपने सुना था कि बोरान का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है, ठीक है ना, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, गैलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, बाकी नीचे वाले कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। यानी यहां से भी पता चल रहा है कि एसिडिक करैक्टर नीचे की ओर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे की बात करेंगे ग्रुप 13 यानी रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस। देखो अगर कोई एलिमेंट एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी करे तो इसका मतलब क्या है, वो एम्फोटेरिक है। इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। पहला क्या है, रिएक्शन विद एसिड, तो कोई भी मेटल इस ग्रुप का एसिड से रिएक्शन कर ले तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बस ये ध्यान रखेंगे कोई नॉन मेटल ना हो, मेटल ही होना चाहिए। इसके अलावा जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है रेंडर्ड एल्युमिनियम पैसिव टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी इसके ऊपर ये एल्युमिनियम का मेटल है, नाइट्रिक एसिड मिलाने से क्या होता है, इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिससे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन या फर्दर रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना। चलिए अगला रिएक्शन विद बेस, अगर ये मेटल बेस से कर ले तो क्या बनाता है, ये वाला सोडियम मेटा एल्युमिनेट, आपने सुना होगा। तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्युमिनियम कैसा है, ऑक्साइड इसका एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। फिर है एल्युमिनियम एंड गैलियम डिजॉल्व इन एक्वस NaOH, डिजॉल्व हो जाते हैं रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाएंगे, फॉर्मिंग द सॉल्ट। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला है ग्रुप 14, इनके हाइड्राइड्स की बात करेंगे। हाइड्रोजन से क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स, जैसे CH4, SiH4, GeH4, SnH4 और PbH4। ये ट्रेंड बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला ट्रेंड क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो आप देखिए कार्बन, सिलिकॉन और ऐसे जर्मेनियम, इनका साइज बढ़ रहा है, बोलो। तो साइज बढ़ेगा तो भाई उनके ऑर्बिटल बढ़ेंगे, ऑर्बिटल बढ़ेंगे तो उनके बॉन्ड के लेंथ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम चलने पर उनके हाइड्राइड्स में बढ़ता है। दूसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर कोई बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या है ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कमजोर होगा, ये घट जाएगा नीचे, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, अगर बॉन्ड ही कमजोर है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल का मतलब हीट करना, हीट करने पर जल्दी ब्रेक हो जाना, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिड्यूसिंग नेचर, ये इंक्रीज करता है, इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है, जैसे मान लिया Sn के पास ये H है तो ये दे देगा किसी को H हाइड्राइड के फॉर्म में, तो उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर। क्योंकि जितना बड़ा ये ऑर्बिटल होगा, जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, वो उतनी जल्दी हाइड्राइड को देगा, और जितनी जल्दी देगा वो हाइड्राइड क्या करेगा, देने के बाद रिड्यूसिंग की तरह मेटल के हाइड्राइड बिहेव करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा CH4 सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड है, इसके नीचे PbH4 क्या है, लीस्ट स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। क्यों, क्योंकि Pb के साथ जो H लगा होगा वो क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ लंबा होगा, वो जल्दी से हाइड्राइड को दे देगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अच्छे से बिहेव करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। इनके एलिमेंट के तो पता होगा, का, सी, गे, सन, पब, ठीक है। इसके बाद रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाते हैं, दो प्रकार के, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, N2O न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। ये दोनों ऑक्साइड को ध्यान रखना, ये एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को अगर यानी ऑक्साइड ही है,
ठीक है ना, एसिड है। अगर गर्म कर देंगे P2O5 के साथ तो क्या बनाएगा, N2O5। अगर पानी निकाल के जो सब्सटेंस बचता है इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। किसी भी कंपाउंड को लो और गर्म करो, दो मॉलिक्यूल को गर्म कर दो तो क्या निकल जाएगा, पानी। उसके बाद जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, ग्रुप 15। अगर इसके ग्रुप 15 में कौन कौन सा आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है ना। ऑक्सीजन से क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। कैसा ऑक्साइड बनाएंगे, ट्राई या फिर पेंटा। कैसे बनाएंगे, ट्राई या फिर पेंटा। तो भैया नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, फास्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बाकी आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक होते हैं, बिस्मथ के कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली होता है। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतना ही पावर एसिडिक माना जाएगा। ये 100 बात की एक बात है। इसके अलावा अगर उसमें ये ना देख पाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेना। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसके ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होंगे। एग्जांपल से देखो, जैसे N2O5 और N2O3, तो N2O5 में N का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 5 और इसमें क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो ज्यादा कौन है, 5 वाला, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक है। समझ गए ना भाई। इसके अलावा Bi2O5 इज अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और NO2 डाइमराइल हो क्या बनाता है, N2O4। ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन करेगा ग्रुप 15 तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्राइड में ट्रेंड आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ट्रेंड क्या है, बॉन्ड एंगल। ऊपर से नीचे चलने पर देखो बॉन्ड एंगल घटता है। यहां पर देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। और ये बाकियों में तो होता ही नहीं, ड्रैगो मॉलिक्यूल है, आपने सुना होगा ड्रैगो मॉलिक्यूल। sp3 में कितना आता है, लगभग 109.5, और यहाँ पर ड्रैगो वाले मॉलिक्यूल में लगभग आता है 90 डिग्री। तो 109 से 90 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो फिर वही बात आया, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो उसका भैया साइज बड़ा हो जाएगा, और साइज बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, साइज बढ़ेगा, ऑर्बिटल बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बेसिक नेचर, भाई जैसे अमोनिया का ऑर्बिटल छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, अभी बात किया था। फास्फोरस का साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा बेसिक होगा अमोनिया। और फास्फीन और बाकी सब क्या होंगे, बहुत ही कम बेसिक होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर, इसमें कैसे पता करेंगे, N और H का बॉन्ड और P और H का बॉन्ड, भाई कौन वीक होगा, P और H, क्योंकि जितनी जल्दी ये H ब्रेक हो जाएगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगा। यानी अमोनिया क्या है, रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, धीरे धीरे अमोनिया, फिर इसके बाद फास्फीन। तो जैसे जैसे आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, H जल्दी देगा, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी अगर बात करें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी हो गई, तो BiH3 की। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, तो ये ध्यान रखना है अमोनिया का। ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो BiH3 का। ये कई बार सवाल पूछा गया है, तो इस ट्रेंड को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, इसके सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर अगला है ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट अगर रिएक्शन विद हाइड्रोजन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हैलाइड्स बनाएंगे। या तो ट्राई हैलाइड बनाएंगे या तो फिर बनाएंगे पेंटा हैलाइड। क्या बनाते हैं, ट्राई या फिर पेंटा हैलाइड। ठीक है। तो इसके अलावा देखिए ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट में अगर हैलाइड बनाएंगे तो NF3 इज ओनली स्टेबल। क्या है, ट्राई हैलाइड में अगर देखें तो NF3 सिर्फ स्टेबल है। इसका रीजन जान लेना है भाई। सबसे पहला स्मॉल साइज हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पेंटा हैलाइड है वो क्यों बनाते हैं, पेंटा हैलाइड बनाने के पीछे रीजन क्या है, इसमें डी ऑर्बिटल होते हैं, तो वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं, 3 से 5 कर सकते हैं, 3-5 कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे PCl5, PbR3, आर्सेनिक फ्लोराइड। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि BiF5 एग्जिस्ट करता है भाई। ठीक है ना, अमंग द बिस्मथ पेंटा हैलाइड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये भाई एग्जिस्ट करता है, इसको ध्यान रखेंगे।
ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है ग्रुप नंबर 16 की बात करेंगे। अगर रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये बनाएगा क्या, हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है ना। अगर हाइड्राइड से करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन से करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे H2O बनेगा, H2S बनेगा, H2SE बनेगा, H2TE बनेगा, ठीक है ना। चलिए इनके बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो डिग्रीज होता है, ऐसा क्यों है, तो जैसे देखिए H2O अगर बात करें तो ये यहाँ पर क्या आएगा, sp3 आएगा, ठीक है ना। और इसके पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी वजह से क्या करेगा, ये ज्यादा रिपल्सन करेगा, क्या करेगा, ज्यादा रिपल्सन करेगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी तो इनका रिपल्सन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद बॉन्ड लेंथ क्या है, O और H, इसके अलावा S और H, तो भाई सल्फर का साइज बड़ा तो सल्फर का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ऐसे जैसे नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी, अब भाई जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा, हीट करने पर वो क्या हो जाएंगे, आसानी से डिसोसिएट हो जाएंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भाई ध्यान रखना, जैसे H2O और ये H2S की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा एसिडिक कौन है भाई, इस सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, यानी ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे H आसानी से ब्रेक होगा और ब्रेक होगा तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। रिड्यूसिंग पावर सेम पैटर्न पे है, अगर बॉन्ड बढ़ा तो ये H जल्दी देगा, H जल्दी देगा, रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमें ध्यान रखना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को, तो इसको जरा देखिए, वाटर में सबसे ज्यादा क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, H बॉन्डिंग है, ठीक है ना, और ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो एकदम सेम है, ठीक है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका जो ये कोवैलेंट बॉन्ड है स्ट्रांग हुआ तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और हमें पता है टॉप टू बॉटम घटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपका ये होने वाला है, पहले ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम और बाद में टेलुरियम, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, या तो डाइऑक्साइड बनाएंगे या फिर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। ये सल्फर का डाइऑक्साइड SO2, ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है ना, ऐसे इसके भी डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ट्राइऑक्साइड, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ज्यादा हो रहा है, यहां पर +4 आएगा, +6, ठीक है ना। तो एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली होता है, अभी बात किया था, और डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। ये एग्जांपल देखिए, जैसे SO2, SeO2, ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, बोलो, यहां पर अगर मैं बात करूं सल्फर और सेलेनियम में किसकी ज्यादा, सल्फर की, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। दूसरा फैक्टर क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर देखिए सल्फर के ऑक्साइड में इसमें सल्फर का +4 आएगा, यहाँ +6 आएगा, तो भाई +6 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो SO3 ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू SO2, समझ गए भाई ना। रिड्यूसिंग पावर, तो ये आपको पहले से पता है, SO2, SeO2 और TeO2, ठीक है ना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उनका बॉन्ड क्या होगा, वीक होता जाता है। ये ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ऑक्साइड है, हाइड्राइड में क्या था, बढ़ता था। चलिए आगे की बात करते हैं, रिएक्शन विद हैलोजन, तो ये हैलोजन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ग्रुप 16 के डाई, टेट्रा और हेक्सा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे, सबसे ज्यादा फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फ्लोराइड होगा, ठीक है ना। इनमें जो हेक्सा फ्लोराइड है, जैसे SF4 गैस है, SeF4 लिक्विड है, TeF4 सॉलिड है, ओनली हेक्सा फ्लोराइड आर स्टेबल अमंग हेक्सा हैलाइड, ध्यान रखेंगे हेक्सा फ्लोराइड ही स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मोनोहाइड्राइड्स होते हैं, ये बेचारे डाइमर बना लेते हैं, जैसे HCl है, अकेला कुछ नहीं करेगा तो H2Cl2 बना लेगा, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो जितने भी हेक्सा फ्लोराइड होते हैं आर गैस एट रूम टेम्परेचर, ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल, ये ध्यान रखेंगे, ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल, फ्लोरीन वाले डेरिवेटिव स्टेबल होंगे, बाकी पाए नहीं जाते हैं,
आगे की बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की। इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो आपको पता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। इसकी रिएक्टिविटी याद रखेंगे, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्यों ऐसा है? क्योंकि F साइज में छोटा है, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 17 की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराया जाए तो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा, जैसे HF, HCl, HBr और HI। ये ट्रेंड जरा समझना है। जैसे बॉन्ड लेंथ, भाई F छोटा है, इसके बाद Cl क्या होगा? बड़ा होगा। तो जैसे जैसे इधर की ओर चलेंगे साइज बढ़ेगा। ठीक है ना। रिड्यूसिंग पावर में वही बात है, जैसे साइज बढ़ेगा H आसानी से देगा, रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे जैसे जाएंगे नीचे साइज बढ़ेगा, X जल्दी आसानी से देगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी, भाई वही सेम, सब कॉन्सेप्ट सेम है। अगर साइज बढ़ता गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, हीट करने पर डिसोसिएट हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, ये दो पॉइंट ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा HI का, देन HF का। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा HF का होता है, याद रखेंगे, H बॉन्डिंग की वजह से। क्या होता है इसमें? H बॉन्ड। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला क्या है? ग्रुप नंबर 17 रिएक्टिविटी विद वाटर। जैसे फ्लोरीन की रिएक्शन अगर पानी से कराएं तो क्या होगा? ये क्या करेगा? ये भैया पानी को ही ऑक्सीडाइज कर देगा और यहां से O2 निकालेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जबकि Cl2, Br2, I2 में ऐसा नहीं है। Br2 में क्या होगा? इसमें HOCl बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन में क्या बनेगा? हाइपोब्रोमस एसिड। और आयोडीन तो पानी से रिएक्शन करता ही नहीं है, ध्यान रखेंगे। HF का काम एकदम डिफरेंट है, HI तो करता ही नहीं रिएक्शन। बाकी क्या बनाते हैं? हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है ना। पूछता है भाई कि ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या बन जाता है? HOCl ये बनेगा और ये बाद में HCl और नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, और इसी वजह से नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये क्लोरीन और वाटर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे फ्लोरीन के दो ऑक्साइड OF2 और O2F2। ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही वैसे कम स्टेबल होते हैं। क्लोरीन के Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। और जितने भी ब्रोमीन के ऑक्साइड होते हैं ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। आयोडीन के ये ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसमें जो काम की बात है वो है कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट पर होगा हैलोजन का, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए M2O, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका? आयोडीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, क्योंकि आयोडीन का क्या है? साइज बड़ा होता है। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करके जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसे बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। बस कंडीशन क्या है कि जो सेंटर में हैलोजन होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होना चाहिए, और जो सराउंडिंग वाला हैलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि सेंटर में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसके पास d ऑर्बिटल, तो ज्यादा से ज्यादा हैलोजन को वो जोड़ेगा। इसी को बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ClF3, IF7, नाम सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है ना। ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा कुछ होते हैं स्यूडो हैलोजन, यानी ऐसे कंपाउंड जो हैलोजन की जैसा बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं स्यूडो हैलोजन। जैसे साइनोजन Cn का होल ट्वाइस, थायोसाइनोजन HCN का होल ट्वाइस, OCN का होल ट्वाइस, ऑक्सी साइनोजन। ठीक है ना। डीज डाइमराइज स्पीसीज सो हैलोजन लाइक बिहेवियर, तो ये हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए O2F2 अनस्टेबल है और यूज इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 18 की बात करेंगे। इनके बारे में क्या है? 18 वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, रेयर गैस, नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन। इनके बारे में बात करते हैं।
तो जिनान फॉर्म सेवरल कंपाउंड। भाई जिनान का सबसे पहला कंपाउंड किसने बनाया था? बार्टलेट ने, अभी हमने सुना। इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो फ्लोराइड्स ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर ऑक्साइड या फिर ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला है XeF2, इसका नाम है जिनान डाइफ्लोराइड। इसका निकालो क्या? हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालते हैं? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो जिनान के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं ना। तो 8 हो गए, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, कितने बचे होंगे? 6 प्लस यानी 6, और 6 का मतलब इसको हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, पेयर लिखना है, तो ये आएगा 3। बोलो, तो लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई? 3, और 2 फ्लोरीन है तो ये हो गए बॉन्ड पेयर, कितना आ गया? 5। स्टेरिक नंबर 5 यानी sp3d1 आएगा। बोलो, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर में अगर बनाए तो कैसा आएगा? तो ये हो गया जिनान, और ये आप इसकी फोटो बनाएंगे ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहां पर लगाइए 3 लोन पेयर, तो ये 3 लोन पेयर हो गए और एक हो गए बॉन्ड पेयर। और आपको पता है लोन पेयर का स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं होता है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी? शेप लीनियर, ठीक है ना। चलिए XeF4 इसका भी निकाल लीजिए। तो इसके पास 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर, बोलो 8 होते ना बैलेंस में, 4 बचे यानी 2 हो गए लोन पेयर, कितना आ गया? स्टेरिक नंबर 6 यानी sp3, 1 और 3 और 2, 1 और 3 4 और 2 6, यानी 6 आ गया sp3d2। तो इसकी फोटो कैसे बनाएंगे? ऑक्टाहेड्रल, तो जिनान हो गया। तो इसके पास लोन पेयर कितने हो गए भाई? 2, बाकी सब क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। तो ये देखिए इसका पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा और ये चौथा। लोन पेयर का स्ट्रक्चर में कोई रोल होता नहीं, तो ये कैसा बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। ऐसे XeF6 का निकालिए, तो इसका क्या आएगा भाई? इसके पास 6 तो हो गए आपके बॉन्ड पेयर, इसके पास टोटल 8 थे, तो एक बचा लोन पेयर, कितना आएगा? 7, यानी आएगा ये sp3d3। समझ पा रहे ना। तो इसका होता है क्या? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो एक लोन पेयर आएगा, तो लोन पेयर क्या करेगा? इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। चलिए XeO3, इसमें ऑक्साइड है तो इसने तो 2 बॉन्ड बना लिए होंगे, बोलो, तो 2 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड हो गए सिग्मा, और लोन पेयर कितने बचे? 6 में से 6 बना लिया तो बचा 2, यानी एक बचा, 3 और 1 4, यानी sp3। बोलो हाँ या ना। अब लोन पेयर क्या करेगा? ये रहेगा ऐसे, और ये O, ये आपके O, ये आपके O। लोन पेयर का कोई स्ट्रक्चर में रोल होता नहीं, तो कैसा बनेगा? ये पिरामिड लाइक। कैसा बनेगा? पिरामिडल, पिरामिडल। इसके अलावा इसका देखिए XeF4, तो इसमें क्या होगा? 2 तो बॉन्ड चले गए ऑक्सीजन के साथ, 4 चले गए फ्लोरीन के साथ, 6 चले गए, ठीक है ना। तो 6 हो गए, और बचा क्या? एक लोन पेयर, तो ये क्या आएगा? sp3d2 आएगा, ठीक है ना। इसमें sp3d2 में कैसे आएगा? ऐसे फोटो बनाएंगे Xe ऐसा ऐसा ऐसा, और ये आपका एक लोन पेयर। लोन पेयर का स्ट्रक्चर में कोई रोल होता नहीं, तो ऐसे बनेगा, ये ऊपर से ऐसे लगेगा स्क्वायर, ऊपर से एक पिरामिड बनेगा, ये नीचे वाला एक पिरामिड बनेगा, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना। तो ये ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इसके आगे की बात करेंगे हम लोग। अगला है इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट जरा समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसके कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे हाइपो Na2H2O3.5H2, इसको बोलते हैं हाइपो। इसको यूज करते हैं फोटोग्राफी में। कहाँ यूज करते हैं? फोटोग्राफी में, एज एंटी क्लोर, टू रिमूव द क्लोरीन। दूसरा है पैसिवेशन, यानी आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमीन नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। अभी आपने पढ़ा था, ऑक्साइड लेयर बना लेगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगला है इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3S6। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन के जैसा होता है। तो देखिए बना के बेंजीन कैसा होता है, ऐसा आप बनाएंगे बेंजीन, है कि नहीं। एक यहाँ, ये आपका H, ये आपका H, ये आपका H, ये बन गया। अब ये बोराजीन का बनाइए, यानी BN B और ये N, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6, ठीक है ना। और इसके साथ क्या लगे होंगे? H, 1 2 3 4 5 और ये 6। N का लोन पेयर इसको देगा, N का लोन पेयर इसको देगा, N का लोन पेयर इसको देगा। तो स्ट्रक्चर देखो सिमिलर टू बेंजीन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे अल्फा सल्फर, रोम्बिक, बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक सल्फर।
ऐसे फास्फोरस के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, वायलेट है। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? व्हाइट वाला होता है, ठीक है ना। रोम्बिक सल्फर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसको याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, जो एलोट्रॉप कार्बन के होते हैं, इसमें डायमंड था, ग्रेफाइट था, फ्लोरीन था, ठीक है। ये पूछा गया कि भाई डैंगलिंग बॉन्ड किसमें नहीं पाया जाता, नॉट प्रेजेंट। तो डैंगलिंग बॉन्ड क्या है? जैसे आपका डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा, इसके सरफेस पर ये जो फ्री वाले बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं क्या? डैंगलिंग बॉन्ड। और ये किसमें नहीं पाया जाता है? इसको ध्यान रखेंगे, फुल्लीरीन में, फ्लोरीन नहीं, फुल्लीरीन जो कार्बन का आइसोटोप हो उसमें नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। डैंगलिंग बॉन्ड यानी एक्स्ट्रा बॉन्ड जो ऊपर सरफेस पर होते हैं वो फुल्लीरीन में नहीं पाए जाते, फुल्लीरीन में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनके नाम याद रखना है भाई। सबसे पहला बोरेक्स, ये देखिए Na2B4O7.10H2, जिंक ब्लेंड ZNS, PbS को गलेना बोलेंगे, HgS को सिनावा, CF2 फ्लोरिस्पार, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम, Na3AlF6 क्रायोलाइट, BaSO4 इसका नाम याद रखेंगे बेराइट, KCl MgCl2 6H2O कार्नेलाइट, MgSO4.7H2O इप्सम सॉल्ट, CuFeS2 कॉपर पायराइट, इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपको पता होगा, है कि नहीं, CaSO4.12H2O, बोलो हाँ है ना। इसको बोलते हैं POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट है, इसके में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ध्यान रखना, क्या 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 ध्यान रखना है? सबसे पहले तो एनोमैलस बिहेवियर, जितने भी अबनॉर्मलिटी उसको ध्यान रखना है, जितने भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा उनका ट्रेंड, जहां जहां एक्सेप्शन है उनको ध्यान रखना है। तीसरा जो केमिकल रिएक्टिविटी है, कौन रिएक्शन करेगा एसिड से बेस से, कौन से नहीं करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे इंट्राहेलोजेंस और उनके एप्लीकेशंस, इसको ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपका पी ब्लॉक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जैसा होगा आपको जरूर बताना है। ऑल द बेस्ट।